अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन पे। बट लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपको क्या काम करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो देखो, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ का बना है, वो बना है न्यूक्लियोटाइड्स का। और न्यूक्लियोटाइड्स खुद किसके बने हैं, वो खुद 3 सब यूनिट्स के बने हैं। पहला शुगर हो गया, नंबर 2 नाइट्रोजनस बेस एंड नंबर 3 क्या हो गया, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये सब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे होकर स्ट्रैंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम अपना लेक्चर अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एंजाइम हेलिकेज जो है डीएनए स्ट्रैंड पे आ जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है। देखो किस तरह से इसने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूट जाते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये दोनों स्ट्रैंड जो इकट्ठी थी ये अलग हो जाती है। जब ये अलग हो गई फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप ये था कि फिर एसएसबी प्रोटीन्स आती थी। एसएसबी का मतलब हो गया सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ये खुद को अटैच करेंगे यहाँ पे, एक इस स्ट्रैंड पे और दूसरी इस स्ट्रैंड पे। इसका फंक्शन ये है कि ये जो डीएनए जो अब ये अनवाइंड हो गई है इसको फिर से कॉइल नहीं करने देती, ये ऐसे पकड़ के रखती है। एक यहाँ से पकड़ के रखते हैं प्रोटीन्स, एक यहाँ से पकड़ के रखते हैं ताकि फिर से इनकी कॉइलिंग ना हो जाए। यहाँ तक ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से डीएनए जो है अनवाइंड हो गया है और इस तरह स्ट्रेट इसने अब इस तरह की शक्ल ले ली है, ऐसे, ठीक है। अब हमारा इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज। देखो डीएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम है वो काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का पहले मतलब क्या है, रेप्लिकेशन का मतलब है अगर ये स्ट्रैंड है इसके ऊपर एक और कॉपी बनेगी लेकिन कंप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन, तो इसका जो कंप्लीमेंट्री है इसके साथ जो यहाँ पे दूसरी नई बनेगी वो होगी, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो थाइमिन होगा। ऐसा नहीं होगा अगर इसमें एडेनिन है तो इसके जो साथ वाली कॉपी है उसमें सेम न्यूक्लियोटाइड छपते जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एडेनिन है तो ये रूल है एडेनिन के साथ थाइमिन जाएगा, अगर गोनिन है तो इसके साथ साइटोसिन जाएगा, या अगर इधर साइटोसिन है इधर गोनिन, अगर इधर थाइमिन है इधर एडेनिन। तो इस तरह से जो है बेस पेयर जो है ऐड होते जाएंगे। यहां तक ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम ही यही है कि वो एक स्ट्रैंड के आगे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा और इसी तरह से जो है कॉपीज बनती जाएंगी, बहुत सारी कॉपीज बनती जाएंगी। तो डीएनए पॉलीमरेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और इसके साथ एक और काम मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर कहीं पे एरर आता है, अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो ऐसा नहीं है कि अगर एक गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी की जगह ए ऐड हो गया, तो यहाँ पे तो एक छोटी सी गलती है लेकिन इस छोटी सी गलती की वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो काम है ये रिपेयरिंग का काम भी कौन करता है, डीएनए दैट मीन्स डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की टाइप्स हैं। जैसे प्रोकार्योट्स में डीएनए पॉलीमरेज की 5 टाइप्स है। डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 5, यहां तक ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है ये वर्क कैसे करता है। देखो डीएनए पॉलीमरेज के अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा कि पहले अनवाइंड हो गया फिर डायरेक्टली आ जाएगा वहां पे, जब जो अनवाइंड हो गई है वो स्ट्रैंड वहां पे आ जाएगा और जल्दी जल्दी से जो न्यूक्लियोटाइड है वहां पे छापेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है करेगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए उसको, सबसे पहले उसको चाहिए एक 3OH एंड। क्या चाहिए उसको चाहिए 3OH एंड। जब उसको ये एंड मिलेगा तब ही जाके वो अपने जो न्यूक्लियोटाइड्स है वहां से उसके आगे से वो कंटिन्यू करेगा। तो ये 3OH एंड है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं। लेकिन उसको पहले समझने से पहले जो डीएनए की स्ट्रैंड्स है उनको हमें थोड़ा खोल के स्टडी करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये हो गई 2 स्ट्रैंड्स, थोड़ा मैं ये जूम करती हूँ। तो ये हो गई 2 स्ट्रैंड्स डीएनए की, एक रन कर रही है 5 to 3 और दूसरी रन कर रही है 5 to 3, इस तरफ से। क्योंकि डीएनए का रूल है कि डीएनए में जो सिंथेसिस होती है, जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं वो इस डायरेक्शन में ऐड होंगे और यहाँ से 5 प्राइम to 3 प्राइम इस तरह से ऐड होते जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मींस एक यहाँ से रन हो रही है दूसरी यहाँ से रन हो रही है। अब देखो ये देख लो, अब पहले हम यहाँ से आते हैं। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों का बना है, शुगर का,
बेस का एंड फॉस्फोरिक एसिड का। तो शुगर भी इसमें प्रेजेंट है, बेस भी इसमें प्रेजेंट है एंड फॉस्फोरिक एसिड भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि ये एक बेस आ गई। ठीक है, अब थोड़ा हम इसमें देखें कि 3OH क्या होता है। ये जो रिंग आपको नजर आ रही है शुगर की, आपको ये बैंड नजर आ रहे हैं, यहां पे प्रेजेंट होता है कार्बन एटम। तो यहां से हम नंबरिंग करते हैं, क्या करते हैं हम नंबरिंग करते हैं। देखो कार्बन नंबर 1, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। ठीक है, 5 कार्बन है इसमें, तो ये हो गया 3 प्राइम। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि 5 प्राइम कहाँ है। 5 प्राइम देखो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, मैं कह रही हूं ना कि यहां से सिंथेसिस ऐसे हो रही है। तो 5 प्राइम देखो, ये जो 5th कार्बन है ये वाला, ये दिस इज 5 प्राइम। तो सिंथेसिस यहां से ऐसे हो जा रही है। तो सेम दूसरे स्ट्रैंड्स के साथ भी ऐसा केस है, यहां से इस तरफ जा रही है देखो। तो ये कहां जा रहा है 3 प्राइम की तरफ। ठीक है, तो अब आपको आइडिया आ गया कि ये 3 प्राइम 5 प्राइम ये क्या है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ठीक है, तो जब डीएनए पॉलीमरेज को 3OH मिल जाता है तो फिर वो आता है, उसके बाद ही वो अपना काम स्टार्ट करता है। तो ये जो 3OH एंड है ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा एक एंजाइम जिसको बोलते हैं प्राइमेज। क्या कहते हैं, प्राइमेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है जब उसको 3OH एंड मिल जाएगा अपना, फिर ये आ जाएगा और उसके बाद ही जो है अपना ये रेप्लिकेशन का काम स्टार्ट करेगा। तो जो ये 3OH है ये कौन प्रोवाइड करेगा इसको, ये प्रोवाइड करेगा इसको प्राइमेज एंजाइम। ठीक है, एक एंजाइम है प्राइमेज जिसका काम ही है कि उसको 3OH एंड प्रोवाइड करना है, किसके लिए, डीएनए पॉलीमरेज के। तो प्राइमेज क्या करेगा, ये एक प्राइमर बनाएगा। सो व्हाट इज दिस प्राइमर, ये प्राइमर क्या है। प्राइमर देखो क्या है, प्राइमर बेसिकली क्या है, 8-10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको प्राइमर कहते हैं, जिनका जो एंड है वो क्या है, वो 3OH है। ये देखो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्ट्रेच है, बट दिस इज RNA प्राइमर। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स तो ऐड हो रहे हैं लेकिन ये RNA प्राइमर है। दैट मीन्स कि इसके जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। इसमें जो थाइमिन है, थाइमिन के बदले कौन सा होगा, यूरेसिल होगा। आपको समझ में आ रहा है, प्राइमेज एंजाइम जो है वो एक प्राइमर बनाएगा। प्राइमर क्या है, प्राइमर है 8-10 न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन ये RNA प्राइमर है, इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस वाले डायग्राम। देख लो ये जो है ये इस तरह से अनवाइंड हो गई है, ये, और यहाँ पे देखो ये दूसरी स्ट्रैंड बन गई है, यहाँ पे ये दूसरी स्ट्रैंड बन गई है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्राइमर आएगा। सबसे पहले यहाँ पे प्राइमर आ चुका है। प्राइमर को किसने बनाया, प्राइमेज ने। तो प्राइमेज की वजह से प्राइमर बन गया। प्राइमर क्या है, इसमें 8-10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, RNA न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें, और यहाँ पे देखो स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद ही जो डीएनए पॉलीमरेज है इसने वर्क करना स्टार्ट किया। देखो डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पहुंच चुका है, ये चलते चलते यहाँ पर, और आगे जो स्ट्रैंड है वो इस तरह से खुलती जाएगी। स्ट्रैंड खुलती जाएगी, जैसे जिप होती है ना, जिप को हम अनजिप करते हैं, ऐसे ही अनजिप होता जा रहा है। और जो डीएनए पॉलीमरेज है ये आगे आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे नई स्ट्रैंड बन गई है। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या है, वो प्राइमर है। RNA के सीक्वेंस, RNA सीक्वेंस है इसमें, छोटी सीक्वेंस है इसमें। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि तो हम तो डीएनए बना रहे हैं, तो यहाँ पे RNA का क्या काम है। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मतलब RNA का न्यूक्लियोटाइड, मैंने पहले कहा था कि अगर गलती से भी एक न्यूक्लियोटाइड इधर उधर हो गया तो पूरा सारा गलत हो जाता है। तो इसकी भी रेमेडी है, जो गलत न्यूक्लियोटाइड होंगे वो रिमूव किए जाएंगे। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो इसकी दूसरी टाइप है डीएनए पॉलीमरेज की, वो इसको रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली, और वहां पे वही न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे जिनको आना चाहिए। ओके, जो डीएनए में होने चाहिए वही आएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। एक स्ट्रैंड पे एक स्ट्रैंड बन गई है। देखो डीएनए पॉलीमरेज आगे चलता जाएगा, अनवाइंड होता जाएगा और ये बनता, तो बन गई। अब दूसरे स्ट्रैंड के साथ क्या केस है, आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा होगा, लेकिन सेम आपको डायग्राम ये नजर नहीं आ रही होगी। इसमें
थोड़ा बहुत समझना है। देखो इस वाली स्ट्रैंड के साथ क्या सीन है, देखो यहाँ पे जो है स्मूथली जो है डीएनए जो है अनजिप हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है और आराम से जो है रेप्लिकेशन जो है हो रही है, स्ट्रैंड बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है सेम नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हो, देखो रूल क्या है, रूल है कि जो सिंथेसिस होगी डीएनए की वो होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड होते जा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो कंप्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसलिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगी। अब ये वाली स्ट्रैंड देखो, ये स्ट्रैंड है इस तरह, ये इस तरफ जा रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरफ, तो इसकी जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो किस तरफ जाएगी, वो इस तरफ जाएगी, क्योंकि एंटी पैरेलल है ना। तो अगर ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ को जाएगी। दैट मीन्स जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इस तरफ से एडअप होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा प्राइमर जो है एक ही बार यूज हुआ है बस, लेकिन यहाँ पे प्राइमर जो है बार बार यूज हो रहा है। उसको आप इमेजिन करो कि ये जो स्ट्रैंड है ये पहले ऐसे अनफोल्ड हो रही है, जब अनफोल्ड हो गई तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर आएगा, उसके बाद ही जो डीएनए पॉलीमरेज है वर्क करेगा। तो देखो यहाँ पे प्राइमर आ चुका है और डीएनए पॉलीमरेज भी चल रहा है, तो एक स्ट्रेच बन गई, एक स्ट्रेच बन गई। जो डीएनए पॉलीमरेज है उसने ऐड कर दिए न्यूक्लियोटाइड्स इस तरफ। ठीक है, अब ऐसे इमेजिन करो कि जो जब डीएनए अनफोल्ड हो जाएगा तो पहला प्राइमर इस तरफ आएगा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। देखो इसकी तो इजीली यहाँ से है ना, यहाँ पे तो कंटिन्यूस ही जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन थोड़ी टेढ़ी है, इसको इस तरफ जाना है। तो डीएनए थोड़ा सा खुलेगा, प्राइमर आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, फिर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, तो उसके बाद फिर से थोड़ा और खुलेगा, फिर आरएनए प्राइमर और आएगा, फिर थोड़ा सा स्ट्रेच बनेगा डीएनए का, फिर खुलेगा, फिर प्राइमर। तो ऐसे करते करते देखो यहाँ पे प्राइमर आएगा, इधर पे भी प्राइमर आएगा, फिर आगे जाके और खुलेगा, फिर और प्राइमर आएगा। जितना प्राइमर आएगा उतना डीएनए पॉलीमरेज बनाता जाएगा, फिर और ओपन होगा। तो इसमें बहुत सारे जो है आरएनए प्राइमर्स फिल होते हैं। क्या होते हैं? फिल हो जाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो स्ट्रैंड बन रही है कंटिन्यूअस है और यहाँ पे जो है ये डिसकंटिन्यूअस है। अब आरएनए प्राइमर जो है देखो यहाँ पे जगह जगह यहाँ जो यूज होता है ना प्राइमर का, एक ही टाइम होता है, लेकिन इस वाली स्ट्रैंड पे जो आरएनए का प्राइमर का जो यूज होता है वो बार बार होता है। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज मैं बताऊं कि आरएनए प्राइमर को रिमूव होना होता है। जब इसने अपना काम कर लिया तो आरएनए को बाहर फेंक दिया जाता है। तो आरएनए को बाहर फेंक दिया और इसका जो गैप है वो फिल किया जाता है। तो प्राइमर को कौन निकालता है? इस प्राइमर को निकालता है एक एंजाइम, उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इस प्राइमर को बाहर निकालता है। इसको भी निकालेगा, इसको भी निकालेगा, इसको भी निकालेगा और यहां पे इस तरह से ऐसे गैप बनेंगे। ठीक है, गैप्स बन गए। उसके बाद क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज की जो दूसरी टाइप होती है वो यहाँ पे जो करेक्ट होते हैं, जो डीएनए में होने चाहिए वो आ जाते हैं इसमें इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ये देखो इस तरह के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस है, ये छोड़ के यहाँ पे कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। इसीलिए इस स्ट्रैंड को कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं और इसको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। और दूसरी बात, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ओकाजाकी, एक जापानीज साइंटिस्ट था ओकाजाकी। ओकाजाकी ने ही ये जो फ्रेगमेंट्स है ये डिस्कवर किए थे, इसलिए इन फ्रेगमेंट्स को क्या कहा जाता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या कहा जाता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, क्योंकि वही साइंटिस्ट ने जो है डिस्कवर किया था। ठीक है, हो गई ये बात। उसके बाद क्या होता है, हाँ, तो यहाँ पे भी आ जाएगी जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो करेक्ट जो है न्यूक्लियोटाइड्स वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ तक ठीक हो गया। लेकिन अब जो ये नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आए, इनको बाइंड करने के लिए एक ग्लू की जरूरत है। वैसे ग्लू वैसा नहीं होता है, लेकिन एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को कहते हैं एंजाइम लाइगेज। एंजाइम लाइग, तो ये एंजाइम आपको याद रखने हैं कि किसने प्राइमर को निकाला, किसने न्यूक्लियोटाइड्स निकाले, किसने जुड़ाए, कौन न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा है, तो ये आपको एंजाइम याद होने चाहिए। तो लाइगेज एंजाइम बेसिकली क्या है? ग्लू का काम करता है। जो नए न्यूक्लियोटाइड्स अब डीएनए स्ट्रैंड में आ गए उनको चिपकाने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। ठीक है, यहां तक ठीक है। दूसरी चीज, इस स्ट्रैंड को कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड, एंड इसको कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ये बेचारी लैग कर रही है और ये लीड कर रही है, तो इस स्ट्रैंड को कहेंगे लैगिंग
स्ट्रैंड और इसको कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये जो यहाँ पे पार्ट आता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है कि किस तरह से जो है फ्रेगमेंट्स बनते हैं, क्योंकि बेसिकली जो मेन बात है वो यही है कि जो प्राइमर है, प्राइमर आ गया तो डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम करना चालू कर दिया। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे प्राइमर था, डीएनए पॉलीमरेज आया और इसने अपना काम किया और इतना बना लिया। फिर यहां से फिर फोल्ड हो गई तो प्राइमेज आया और उसने अपना काम किया और यहाँ पे इस तरह से सिंथेसिस हुई। ठीक है, एक और चीज इसमें आती है कि हम इसको 5 प्राइम 3 प्राइम ऐसा क्यों बोलते हैं, हम इसको सिंपली 5 या 3 ऐसा क्यों नहीं बोलते। इसके पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि देखो ये हमारे पास शुगर है, ठीक है, और ये हो गया कार्बन नंबर 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम। तो इसको हम सिंपली क्यों नहीं बोलते हैं, वो इसलिए नहीं बोलते हैं, देखो ये जो है ना इसके साथ यहाँ पे बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन हो सकता है, पायरिमिडीन हो सकता है। ओके, तो ये जो नंबरिंग यहाँ पे होती है ना 1 2 3 4 5 6, तो पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको हम नॉर्मल रखते हैं जैसे 1 2 3 होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, तो ये जो कार्बन है इसके 1 2 3 4 हम लिख लिए, लेकिन इसको हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, थोड़ा अलग करने के लिए इसको हम लिखते हैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके, सेम ना लगे, ठीक है। इसके अपने कार्बन है, इसके अपने कार्बन, इसी रीजन से इसको 3 प्राइम एंड 5 प्राइम कहा जाता है एंड नॉर्मली 3 या 5 नहीं कहा जाता। तो ये था आज का टॉपिक। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो डीएनए के रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर आप अच्छे से मतलब ध्यान से समझोगे तो बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा इंशाल्लाह वो होगा, देखो प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स, ये दोनों चीज़ें हैं, इनमें अलग अलग रेप्लिकेशन होती है। इनमें जो डीएनए रेप्लिकेशन है काफ़ी डिफरेंट होती है। अगर डिफरेंस की हम बात करें तो रेप्लिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस नजर आएगा। जो बाकी प्रोसेस हैं जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, उसमें उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन रेप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे रेप्लिकेशन इन प्रोकारियोट्स। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक समझना है, तो मैं आपको बताऊंगी। एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।